हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग जर्नल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जर्नल्स का सारा स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की चर्चा की थी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है, वो खर्चा जो करंट ईयर से संबंधित होता है बट उसका पेमेंट बाकी रहता है, पेमेंट नहीं हुआ रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री सीखे थे कि जो भी खर्चा होता है उस खर्चा को डेबिट करेंगे, और चूंकि जो पेंडिंग है खर्चा उसको हम लाइबिलिटीज मान के चलते हैं और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए खर्चे को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका पेमेंट एडवांस में हो गया रहता है, यानी एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में हो गया रहता है लेकिन वो खर्चा अगले साल से संबंधित होता है। खर्चा अगले साल से संबंधित होता है लेकिन पेमेंट हम पहले कर देते हैं। वो व्यापार के लिए एसेट्स माना जाता है और जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और कैश और बैंक को क्रेडिट करते हैं। और फिर जब बुक्स क्लोज करते हैं तो फिर हम एसेट बुक करते हैं, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था अक्रूड इनकम। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है कि जो इनकम अर्न कर लिया गया है, यानी कमा लिया गया है, हमने सेल कर दिया या सर्विस कर दिया लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है, पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट को बुक करेंगे, यानी कि कमा लिए हैं तो इनकम क्रेडिट होगा और अक्रूड इनकम क्या होगा, डेबिट होगा। अक्रूड इनकम हमारे व्यापार के लिए एसेट होता है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आपको समझना है तो मेरे प्रीवियस क्लासेस को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अनअर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न इनकम का मतलब होता है कि हमने पैसा अभी तक कमाया नहीं है, यानी कि मैंने गुड्स बेचा नहीं है या मैंने सर्विस अभी तक दिया नहीं है बट स्टिल पैसा पहले ही मिल चुका है, यानी इनकम अर्न नहीं हुआ है बट उस इनकम से संबंधित पैसा एडवांस में मिल गया। तो जब पैसा एडवांस में मिलता है तो कैश और बैंक को हम डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। फिर जब बुक्स क्लोज करने लगते हैं तो उस अनअर्न इनकम को हम लाइबिलिटीज मानते हैं और इनकम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और अनअक्रूड इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था डिप्रिसिएशन की। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेज होता है। क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेज होता है जो फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज किया जाता है, अस्थायी संपत्ति पर चार्ज किया जाता है। किस पर चार्ज किया जाता है, अस्थायी संपत्ति पे। नॉन कैश एक्सपेंसेज क्यों माना जाता है, इससे फंड का आउटफ्लो नहीं होता, यानी कि पैसा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि एक्सपेंसेस करने से पैसा घटता है। जैसे सैलरी पे करते हो तो आपका कैश और बैंक घटता है, रेंट पे करते हो कैश बैंक घटता है, लेकिन डिप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जिससे कैश और बैंक नहीं घटता है। डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है, फिक्स्ड एसेट से। इससे फिक्स्ड एसेट का वैल्यू क्या हो जाता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट जाता है और एक फंड क्रिएट होता है। उस फंड का यूज जब हमारा एसेट पुराना हो जाता है तो जब हम नया एसेट खरीदने के लिए जाते हैं तब उस फंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है तो खर्चा को हम डेबिट करेंगे और उससे हमारा एसेट घट जाता है। कौन सा एसेट, फिक्स्ड एसेट घटता है तो हम फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करते हैं, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आगे हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हिंदी में पूंजी पर ब्याज बोला गया है। पूंजी पर ब्याज क्या होता है, व्यापार के स्वामी के द्वारा लगाए गए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। व्यापार के स्वामी यानी बिजनेस का मालिक जब व्यापार में पैसा लगाता है तो उस पैसे पर बिजनेस क्या होते हैं, इंटरेस्ट देती है। इंटरेस्ट जो होता है वो व्यापार के लिए खर्चा होता है और जैसे ही खर्चा हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम ऑनर को डायरेक्ट पे नहीं करते, उसके पूंजी में जोड़ देते, उसके क्या करते हैं, पूंजी में जोड़ देते हैं। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खर्चा माना गया तो खर्चा को हम डेबिट करते हैं और पूंजी जैसे ही पूंजी बढ़ता है तो पूंजी यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि जब हम पूंजी पर ब्याज हम ऑनर को डायरेक्ट पे नहीं करते हैं, पूंजी में जोड़ देते, तो जब ऑनर कैसे पैसा निकालता होगा। तो जब व्यापार का स्वामी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो आहरण करता है, यानी ड्रॉविंग करता है, निकालता है, उसको ड्रॉविंग बोला गया है। उससे पूंजी घट जाता है, यानी उससे पूंजी क्या होता है, घट जाता है। तो जब हम पूंजी पर ब्याज चार्ज करते हैं तो हम
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं, क्योंकि यह व्यापार के लिए खर्चा होता है और इससे पूंजी बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आगे हमने सीखा था फिक्स्ड एसेट्स का इंस्टॉलेशन से संबंधित एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट्स के इंस्टॉलेशन से संबंधित खर्चा, यानी कि अगर किसी एसेट को इंस्टॉल करते हैं उससे जो खर्चा होता है उससे आपका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाता है और कैश और बैंक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हम गुड्स को चैरिटी के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में अगर हम फ्री में बांट देते हैं, जिससे कि हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिससे कि हम नया नया गुड्स बनाए रहते हैं तो लोगों के बीच में बांटते हैं जिससे हमारा सेल बढ़े, तो यह व्यापार के लिए हानि होता है, क्योंकि यह हम फ्री में बांटते हैं, इससे हमारा स्टॉक घटता है और स्टॉक घटता है तो हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और खर्च जो लॉस हुआ यानी चैरिटी के रूप में या एडवर्टीजमेंट के रूप में या फ्री सैंपल के रूप में हम उसको डेबिट किए, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। और उसका नरेशन हम लोग ये डालते हैं कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने एक चीज़ मैंने बुक से पढ़ाया था, ठीक है, तो फिर भी मैं इसकी चर्चा कर लेती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि ये अगर कभी कभी रास्ते में गुड्स की चोरी हो जाती है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, ये पढ़ा था कैश और गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, कैश और गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि गुड्स की चोरी हो जाती है एम्प्लॉय के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉय गुड्स का चोरी कर लेता है, तो एम्प्लॉय करे या बाहर का वेंडर करे या कोई भी करे जो चोरी कर लेता है, यानी कि आपका गुड्स को चुरा लेता है या कैश को चुरा लेता है, तो ये व्यापार के लिए नुकसान माना जाता है। व्यापार के लिए क्या माना जाता है, नुकसान माना जाता है। और नुकसान जैसे ही हो गया तो हम डायरेक्ट मॉडर्न अप्रोच का रूल को याद रखेंगे, और अगर कोई भी नुकसान या खर्चा, ठीक है, होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। कोई भी नुकसान या एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, इसीलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो भी नुकसान हुआ, कैश का नुकसान हुआ तो कैश हमारे व्यापार से चला गया और कैश संपत्ति है हम लोग जानते हैं, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। और मान के चलो माल का चोरी कर लिया तो माल यानी स्टॉक अगर हमको चुरा लेता है तो उससे हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परचेज अकाउंट घटता है तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने बाद में ये सीखा था कि होता क्या है कि कभी कभी आपका माल जो चोरी होता है उसमें से कुछ माल जो है वापस मिल जाता है। कुछ माल क्या होता है, वापस मिल जाता है। मान के चलो 1 लाख की चोरी हुई थी, टोटल 40,000 का कैश और 60,000 का गुड्स, तो उसमें से 30,000 की वापस हो गई और 50,000 का परचेज यानी स्टॉक वापस मिल गया, तो टोटल मिला के 80,000 रिकवर हो गया। यानी कि जब वापस मिल जाता है तो फिर से हम कैश को डेबिट करते हैं क्योंकि वो व्यापार में आ जाता है, और परचेज को डेबिट करते हैं क्योंकि वो स्टॉक भी व्यापार में आ जाता है। और जितना से हमको लॉस हम 1 लाख से डेबिट किए थे लेकिन 80,000 वापस मिल गया, तो जो लॉस डेबिट किए थे उसको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के लिए जो डेबिट होता है उसको हम क्रेडिट किए, यानी लॉस बाय थेफ्ट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है। और जो 20,000 का एक्चुअल लॉस हो गया, यानी 1 लाख का माल चोरी हुआ था और कैश चोरी हुआ था जिसमें से 80,000 रिकवर हो गया, तो 20,000 का जो लॉस है, जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चल देते हैं। यानी एक्चुअल लॉस जो है उसको हम लास्ट में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर मान के चलो आग लगने से, ये बुक में था तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आग लगने से अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, कि फैक्ट्री में आग लग गया, आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट के बदले में यहाँ पे लॉस बाय फायर हो जाएगा। और स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, यानी आग लगने से माल नष्ट हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर उस स्टॉक का इंश्योरेंस किया हुआ है तो हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं, और जो लॉस हुआ है उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपका इंश्योरेंस क्लेम स्वीकार कर लिया गया है। आपको नुकसान जो मान के चलो 1 लाख का चोरी हुआ था और 1 लाख का आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 1 लाख का आपका नुकसान हम भरपाई कर देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं 1 लाख से, और लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट करते हैं 1 लाख से। और जब वो पैसा वापस मिल जाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लॉस 1 लाख का हुआ लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 40,000 ही स्वीकार किया, तो उस केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते हैं 40,000 से, और लॉस बाय फायर को 40,000 से डेबिट करते हैं, और बाकी का जो 60,000 है उस लॉस बाय फायर को क्रेडिट करके हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है। चलो, उसी तरह से
अगर कभी कभी ये होता है कि वो तो मैंने बताया कि आपका आग से जल गया, कभी कभी क्या होता है कि आप गुड्स को मंगा रहे होते, गुड्स खरीद के लाते हैं और रास्ते में गुड्स की चोरी हो जाती है। रास्ते में क्या हो जाती है, गुड्स की चोरी हो जाती है। तो चोरी किया हुआ लॉस को हम लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं। चोरी किए गए लॉस को क्या बोलते हैं, लॉस इन ट्रांजिट। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और उससे स्टॉक का नुकसान हुआ है, स्टॉक कमा है और स्टॉक घटता है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट को। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस इन ट्रांजिट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि लॉस है और मॉडर्न अप्रोच के नियम के हिसाब से अगर कोई भी लॉस या एक्सपेंसेस होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। इसीलिए लॉस इन ट्रांजिट को हम डेबिट करते हैं और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि परचेज आपका स्टॉक को घटा देता है, चोरी करने से आपका स्टॉक घट जाता है, इसीलिए हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी के वजह से लॉस हुआ तो ट्रांसपोर्ट कंपनी उस लॉस को एक्सेप्ट करती है कि हमारे वजह से लॉस हुआ और हम उसकी भरपाई कर देंगे। तो सेम केस में जहां इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करते थे वहां ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट करेंगे और लॉस इन ट्रांजिट को क्रेडिट करेंगे, और जो भी कैश या बैंक उस कंपनी से आएगा ट्रांसपोर्ट कंपनी से उसको डेबिट करेंगे और ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाख का लॉस हुआ ट्रांजिट में, रास्ते में 1 लाख का लॉस हुआ लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 60,000 ही स्वीकार किए, तो उस केस में 40,000 का जो लॉस इन ट्रांजिट होता है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को 99% क्लैरिटी मिल गया होगा। जो 1% आपका डॉट है वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो डॉट क्लियर हो जाएगा। चलो अब आते हैं आज के नए सेशन के लिए। ठीक है, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हिंदी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समरी में शॉर्ट में जीएसटी बोला जाता है। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। तो हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। तो आगे हम जब भी जीएसटी बोलेंगे तो आप समझना कि सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, एंड मतलब एवं, वस्तु एवं सेवा कर। टैक्स का मतलब होता है कर। अब इसके पीछे, इसको पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और इसके संबंधित अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इस पॉइंट को कि हमारे देश में, यानी कि हम इंडिया में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। और इंडिया का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इंडिया के जो गवर्नमेंट यानी कि हमारा जो देश का जो शासन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से, देखो इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो हम लोग का है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। 2 टाइप का इसमें गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री में रूल करती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग अभी बीजेपी की सरकार है, यानी जिसको मोदी सरकार हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसको रूल करती है, पूरे इंडिया को रूल करती है, पूरे इंडिया को रूल करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, उसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। उसको कौन सा क्या बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा जो देश में शासन व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि अगर मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहीं से शुरू करूँगा। आप देखो बिहार में किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार है। तो पूरे बिहार पे जो शासन व्यवस्था का जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। लेकिन जब पूरे देश की बात आती है तो वो किसके पास है, वो बीजेपी के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब दोनों को, बिहार सरकार को भी बिहार को चलाना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देश चलाना होता है। जब देश की बात होती है तो वो बिहार भी उसमें इंक्लूड होता है और दोनों को पैसे की ज़रूरत होती है। अब बटा हुआ है, डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जैसे बिहार में रेल है,
बिहार में रेल है वो किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आप देखते होंगे कि आपका रोड है, कुछ रोड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, मतलब जब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करना होता है, यानी कि हम उसको हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा लगा रहता है, कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा लगा रहता है, तो सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं। जैसे कि आपका बिहार पुलिस है, उसका फंडिंग किसके पास, मतलब वो कौन उसका फंडिंग मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। अब जैसे कि सेंट्रल पुलिस है, सेंट्रल पुलिस का फंडिंग कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अभी जैसे कि बिहार में मान के चलो ये होता है, बाढ़ आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी मैनेज करती है। तो दोनों, मतलब मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। वो फंड कहाँ से लाएंगे? वो फंड हम ही लोगों से कलेक्ट करते हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब वो फंड कलेक्ट करते हैं तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि जो अमीर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीब लोगों के बीच में। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो गरीब लोग हैं, यानी कि जिसके पास कम पैसा है, उससे कम टैक्स लिया जाता है, और जो अमीर लोग हैं उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, आज मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस तरह से समझा दूँ कि केवल आप जर्नल एंट्री नहीं समझेंगे, आपको कहीं भी अगर आपको किसी को एक्सप्लेन भी करना हो तो आसानी से जीएसटी को समझा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया कि देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरह से पैसा कलेक्ट करता है, उनमें से एक व्यवस्था है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जितने भी वस्तु और सेवा है, ठीक है, जितने भी वस्तु और सेवा है उस पर एक टैक्स चार्ज किया जाता है, उसको जीएसटी बोला जाता है। जितने भी वस्तु और सेवा है उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको जीएसटी बोला जाता है। तो एक एक करके, एक एक लाइन करके धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। यानी कि मैं अगर इसकी डिफिनीशन लिखाऊं, ठीक है, सभी, अब लोग लिखने में अगर कहीं छूट जाए, कहीं मिस हो जाए तो मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, तो उसके टेंशन नहीं लेने की है। सभी वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स लगाया जाता है, वस्तु को गुड्स बोला जाता है। वस्तु को क्या बोला जाता है? गुड्स। सभी वस्तु यानी कि गुड्स, सभी वस्तु और सेवाओं को सर्विस बोला जाता है। मैं इसके बारे में समझाऊंगा, ये वस्तु और सेवा क्या है। सभी वस्तु और सेवाओं पर, वस्तु और सेवाओं को इंग्लिश में सर्विस बोला जाता है। सेवाओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सर्विस बोला जाता है। सभी वस्तु और सेवाओं यानी कि सर्विसेज पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है, जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। जो सभी वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं, उसे जीएसटी कहते हैं। अब जब जीएसटी बोले तो दिमाग में रख लेना कि सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर बोल रहे हैं, ठीक है। तो सभी वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जीएसटी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, सभी गुड्स और सेवा, मैंने क्या बोल दिया? सभी गुड्स और सेवा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वस्तु में तो अल्कोहल भी आ जाता है, अल्कोहल जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या आता है? जैसे कि फ्यूल गैस हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये तीन ऐसा चीज़ है जिसपे कि अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी गुड्स और सर्विस है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मैं ये बोल देता हूं कि अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। अल्कोहल को शराब बोलते हैं, अल्कोहल को क्या बोलते हैं? शराब, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर
पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या आएगा? पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, गैस आएगा, फ्यूल गैस, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल। ठीक है, तो अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, पर जीएसटी लगाया नहीं जाता। इसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूँ। नहीं जाता है, जीएसटी लगाया नहीं जाता है। अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है। आपने बोला कि जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैसे इसको एक वर्ड दूसरा नाम भी दिया गया है, वन नेशन वन टैक्स। वैसे इसका एक्सेप्शन है, फिर भी बोला गया है, इसको याद रखना, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी बोला जाता है। वन नेशन वन टैक्स यानी एक देश एक टैक्स। वैसे ये गलत है। क्यों मैं इसको गलत बोलता हूँ? क्योंकि आपका एक्साइज ड्यूटी है। अब टैक्स का मतलब तो एक टैक्स, अब इनकम टैक्स अलग से लगाते हो, एक्साइज ड्यूटी अलग से लगाते हो, और फिर बोलते हो पेट्रोल पे अलग चार्ज है, अल्कोहल पे अलग चार्ज है, फिर बोलते हो कि वन नेशन वन टैक्स। तो गलत है। फिर भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को वन नेशन वन टैक्स बोला गया, तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में आए, तो इसीलिए आपको इसको दिमाग में रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को वन नेशन वन टैक्स भी बोला है, साइड में नोट कर लेना। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग, मैंने क्या बोला कि सभी वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। वस्तु, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस, जितने भी सर्विस होते हैं, उस पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसे जीएसटी कहते हैं। अब इसका एक्सेप्शन है कि अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल यानी कि शराब, दारू, ये सब जो होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, आप पेट्रोल भराते हो, डीजल भराते हो, आपको गैस हर महीने यानी कि खाना बनाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल करते हो, इस सब पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। अब क्वेश्चन उठता है कि जीएसटी क्यों नहीं लगाते हो? आप बोल रहे हो सभी गुड्स और सर्विस पे लगाते हैं, इस पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सरकार को जो जीएसटी में जो रेट फिक्स किया गया है वो 0% से लेके 28%, तो आगे चल के बताएंगे, अभी इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं साइड पे लिख रहा हूँ। 0 से 28% तक सरकार जीएसटी लगा सकती है, क्योंकि बाहर के देश में ये जो जीएसटी भी कॉपी किया गया, दूसरे देश से कॉपी किया गया, बाहर के कंट्री से कॉपी किया गया है। तो लेकिन अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सरकार उससे भी ज़्यादा टैक्स चार्ज करती है। आपको पता होगा कि पेट्रोलियम का कॉस्ट 30 से 40 रुपया पड़ता है, लेकिन हम लोग पे करते हैं 100 रुपये, तो यानी कि 50% से ऊपर भी टैक्स चार्ज करती है। तो अगर इसको जीएसटी में इंक्लूड कर देगा, अल्कोहल, शराब पे तो जितना उसका दाम होता है ना, उसका दुगुना तिगुना जो है उसे चार्ज किया जाता है। उसका वजह भी है क्योंकि शराब, पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये बड़े लोग करते, बट ऐसा गलत है। अल्कोहल भी ऐसा नहीं कि केवल बड़े लोग पीते। फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत हैवी रेट चार्ज करती है, तो वो 28% तक फॉल नहीं करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट इसको अलग रखा है कि अगर इसको जीएसटी में ले आएगा तो गवर्नमेंट को कम पैसा मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल पे तो किसी अल्कोहल पे तो 100% पे से ज़्यादा जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। तो अगर जीएसटी में आएगा तो जीएसटी का तो मैक्सिमम रेट ही 28%, 28% से ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते। इसीलिए अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अभी साइड में नोट में यहाँ पे लिख लो, अगर नोट में लिख लो कि रेट जो है क्या है। नोट तो रेट है जीएसटी का, मतलब जिस रेट पे जीएसटी चार्ज होता है वो 0% से शुरू होता है, ठीक है, और वो 28% तक चार्ज कर सकती है। 0% से शुरू होता है और 28% तक चार्ज करती है। अब क्वेश्चन उठता है किस पे 0% और किस पे 28%, तो वो आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। आप बस इतना याद रखिए कि जीएसटी का जो शुरुआत होता है वो 0% से होता है, और मैक्सिमम जो टैक्स लगाया जाता है वो 28% तक जीएसटी लगाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब हमारे यहाँ टैक्स को इस तरह से बनाया गया है, फॉर्म किया गया है कि अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है और गरीब लोगों से कम टैक्स कलेक्ट करना है। तो जैसे कि लग्जरी आइटम क्या है? कार हो गया, वो जो मान के चलो फॉरेन से कार बना के आता है, जैसे कि लंबरगिनी हो गया तुम्हारा, मतलब जो बोल सकते हो कि जो बहुत ही कॉस्टली कार जो कि वहाँ से इंपोर्ट करके आता है, ठीक है, वहाँ से अगर हम इंपोर्ट करके लाते हैं तो वो
बड़े बड़े लोग ही कार वगैरह खरीद सकते हैं, तो उस पर 28% है। ज्वेलरी वगैरह है उस पर ज़्यादा कॉस्ट है। और 0% किस पे है? जो गरीब लोग यूज करते हैं, जैसे कि दाल, चावल, आटा, गेहूँ। 0% का मतलब कोई टैक्स नहीं, फिर भी जीएसटी के दायरे में रखा है कि हाँ, गवर्नमेंट को कभी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी, मतलब अगर बाद में भविष्य में ज़रूरत पड़ी, तो हो सकता है 0% के बदले में 2% दाल, आटा, गेहूं पे भी चार्ज कर दे। अब उसको सरकार को चलाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है, तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में तुमको चावल और गेहूं भी खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में जो बहुत ही नेसेसरी आइटम है, जो गरीब से लेके अमीर भी उसको इस्तेमाल करता है, जैसे कि खाना खाने के लिए तुमको दाल, चावल, गेहूं, आटा ये चाहिए, सब्जी चाहिए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है अभी, इसीलिए उसको 0% के दायरे में रखा गया। उससे ऊपर जब जाते हो कपड़ा वगैरह उस सब पे 5% है, मतलब सबका अलग अलग रेट है। तो ये समझो कि 0% से जीएसटी शुरू होता है और 28% तक जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब मैंने अब देखो, नोट करने का मैं समय नहीं दूंगा, आप नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हो तो मैं आपको पीडीएफ जो है साथ ही साथ में भेज दिया करूंगा, आप नोट कर लेना। ठीक है, चलो। जीएसटी, अब मैंने अभी तक बताया कि जीएसटी किस पे चार्ज किया जाता है। जीएसटी चार्ज किया जाता है किस पे? वस्तु और सेवा पे। ठीक है, किस पे चार्ज किया जाता है? वस्तु और सेवा पे। तो अब एक चीज़ देखो, हमारे यहाँ जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि बिजनेस दो टाइप के हो सकते हैं। बिजनेस जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो सर्विस होगा या गुड्स होगा। यानी कि आपने बिजनेस देखा होगा कि या तो वो सर्विस होगा या फिर गुड्स होगा। बिजनेस में या तो कोई वस्तु का निर्माण करता है या फिर वो सर्विस देता है। जैसे कि अपने घर से ही शुरू करते हैं, आसपास से ही शुरू करते हैं। चलो, यानी कि बिजनेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, गुड्स हो सकते हैं या फिर बिजनेस जो होता है या तो रिलेटेड होता है गुड्स से या फिर सर्विस से, रिलेटेड विथ गुड्स या फिर सर्विस। अब गुड्स जैसे कि देखते होंगे कि आप जब घर से निकलते हो तो ज़्यादातर आपको गुड्स से रिलेटेड कहीं किताब का दुकान मिल गया, या कहीं पे आपको स्टेशनरी का दुकान हो गया, आपको कपड़ा का दुकान हो गया, जूता चप्पल का दुकान हो गया, तो ये गुड्स है। मतलब आप जाते हो, पैसा देते हो, आपको गुड्स मिलता है, तो एक गुड्स रिलेटेड हो गया बिजनेस। ठीक है, अब जिससे आप खरीदते हो गुड्स, ठीक है, उसको वेंडर बोला जाता है। जिससे आप गुड्स खरीदते हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वेंडर बोला जाता है। ठीक है, वेंडर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसको वेंडर बोला जाता है। अब दूसरा, मतलब आप घर से निकलो और देखो कि आपको जो भी दुकान मिलता है, ज़्यादातर दुकान आपको गुड्स से मिलेगा, यानी कि वस्तु से संबंधित, यानी कुछ ना कुछ वस्तु आपको बदले में देता है। ठीक है, लेकिन आपको सर्विस क्या होता है? आप सर्विस को समझो। आप गए, आपको साइकिल का दुकान मिला, आपके साइकिल में कुछ गड़बड़ी है, तो वो आपको साइकिल का दुकान मिला, तो हाँ, साइकिल में जो भी गड़बड़ी है उसको ठीक किया, कुछ उसमें आपका मान के चलो आपका साइकिल का पैडल खराब हो गया तो पैडल लगा दिया, तो पैडल तो गुड्स हो गया, लेकिन उसको लगाने में जो समय लगा वो सर्विस होता है। तो पैडल मान के चलो उसको उसने 5 रुपया में खरीदा था, तो आपको 5 रुपया ही नहीं देगा, आपसे वो सर्विस चार्ज भी करेगा। क्या करेगा? सर्विस चार्ज भी करेगा। यानी कि जो सर्विस चार्ज करता है, यानी कि जो सर्विस देता है उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बिजनेस या तो गुड्स से संबंधित हो सकता है या फिर सर्विस से संबंधित हो सकता है। ठीक है, जूता चप्पल का दुकान हो गया, इस सब का दुकान हो गया, मनिहारा का दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, आपका राशन का दुकान हो गया, ये सब गुड्स है। ठीक है, और सर्विस क्या हो गया? अब मान के चलो आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है, आपको सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको मान के चलो आपको एक खिड़की लगाना है, तो आप अपना खिड़की के लिए जो भी लकड़ी वगैरह चाहिए, ग्रिल वगैरह चाहिए, आपने खरीद के लाया। तो जब आप खरीदने जाओगे तो उसको गुड्स बोलेंगे। आपने ग्रिल खरीदा, आपने लकड़ी खरीदा, लेकिन उसको लगाने के लिए आपको शर्मा जी का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको जो है बढ़ई का यानी कारपेंटर का हेल्प लेना पड़ेगा। अब वो जो देते हैं वो
कारपेंटर जो आएगा वो उसको लगाएगा, वो आपको कोई गुड्स नहीं ला के देगा, वो अपने स्किल के बदौलत, अपने स्किल के बदौलत आपका काम कर देगा और बदले में वो पैसा लेगा। यानी कि एक तो होता है गुड्स, जो होता है प्रोडक्ट रिलेटेड होता है, ये क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड होता है। किस बेस्ड होता है? प्रोडक्ट बेस्ड। यानी यहाँ पे कोई गुड्स आपको डिलीवर किया जाएगा, कुछ ना कुछ आप अगर पैसा दोगे इस बिजनेस में, गुड्स रिलेटेड बिजनेस में, तो या तो आपको कोई ना कोई सामान आपको दिया जाएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाएगा। लेकिन सर्विस के केस में आपको सर्विस नहीं दिया जाएगा, आपको मतलब गुड्स नहीं दिया जाएगा, स्किल बेस्ड होता है। ये क्या होता है? स्किल बेस्ड। यानी वो अपने स्किल के बदौलत, अपने टैलेंट के बदौलत वो आपका काम कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं गुड्स रिलेटेड बिजनेस है ये या फिर सर्विस रिलेटेड है, मैं आपको कोई सामान तो नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने स्किल के बदौलत, अपने नॉलेज के बदौलत, अपने टैलेंट की बदौलत आपको पढ़ा रहा हूँ, बदले में कुछ मिनिमल फीस चार्ज करता हूँ। तो उस केस में इसको सर्विस रिलेटेड बिजनेस बोला जाएगा। यानी कि कोई भी बिजनेस या तो गुड्स रिलेटेड हो सकता है या फिर सर्विस रिलेटेड हो सकता है। आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिला होगा। लेकिन जिससे आप गुड्स खरीदते हैं उसको वेंडर बोला जाता है, जिससे आप गुड्स खरीदते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेंडर। और जिसको आप जिससे आप सर्विस लेते हैं उसको सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपका जो कहीं भी देखो, इंडिया में देखो, फॉरेन में देखो, कहीं भी देखो, बिजनेस दो ही टाइप का हो सकता है, गुड्स से संबंधित और सर्विस से संबंधित। तो ये जो जीएसटी आया है वो गुड्स और सर्विस, यानी सारा बिजनेस को कवर कर लिया। गुड्स और सर्विस टैक्स इसीलिए बोला है कि गुड्स को भी कवर कर लिया और सर्विस, यानी कि इंडिया के सारे बिजनेस जीएसटी के दायरे में आ गए। जितने भी व्यापार चलते हैं वो सब जीएसटी के दायरे में है, सिवाय किसको किसको छोड़ के? अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के सारे बिजनेस कवर होते हैं जीएसटी में। चलो अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रकार, जीएसटी के प्रकार। देखो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे देश में दो टाइप का स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के हाथ में रहता है। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जीएसटी को बांटा गया है तीन भाग में। जीएसटी को कितना भाग में बांटा गया है? तीन भाग में बांटा गया है। टाइप ऑफ जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? तीन भाग में। एक तो सेंट्रल जीएसटी, क्या बोला गया है? सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, इसको केंद्रीय बोला गया, केंद्रीय, सेंट्रल नाम याद होगा, हिंदी इस सब का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तीसरा क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, देखो बेसिकली जीएसटी को तीन भाग में बांटा गया, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, उसको एक साथ रखा गया। तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी ये किस पे लगाया जाता है? ये लगाया जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। किस पे लगाया जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, शांति से पढ़ना है। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये किस पे लगाया जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है भाई? नया नाम सुने होंगे तुम लोग तो चौंक गए होंगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या बता दिए। कुछ भी नहीं है, एक राज्य के अंदर ही माल तथा सेवाओं को इधर से उधर खिसकाना। ठीक है, यानी कि एक ही राज्य के अंदर, एक ही राज्य के अंदर
यानी विद इन द स्टेट इसको बोला जाता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई को क्या बोला जाता है? विद इन स्टेट। एक ही राज्य के अंदर भेजे गए माल तथा सेवाओं पर, एक ही राज्य के अंदर माल तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, माल तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। एक ही राज्य के अंदर यानी सेम स्टेट के अंदर अगर गुड्स एंड सर्विस को सेल और परचेज करते हैं, एक ही राज्य के अंदर यानी विद इन द स्टेट अगर गुड्स एंड सर्विस को सेल और परचेज करते हैं, उस केस में उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोला जाता है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और CGST और SGST दोनों चार्ज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को समझना है। अगर मान के चलो हम दरभंगा से हैं, हम कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं, यानी कि हम एक व्यापारी हैं। हम क्या है? एक व्यापारी है, यानी हमको माल खरीदना है, यानी हम बायर हैं, हम खरीदना चाहते हैं। बायर किसका? गुड्स का, बायर ऑफ गुड्स, या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। बायर है गुड्स का, या इसको सर्विस रिसीवर बोलेंगे, प्रोवाइडर नहीं बोलेंगे, सर्विस रिसीवर, यानी हमको किसी से सर्विस लेना है। हम दरभंगा से हैं, बायर ऑफ गुड्स, या हमको गुड्स खरीद के लाना है और सर्विस रिसीव करना है, ठीक है। और हम जहाँ से गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं वो पटना के, वो कहाँ के हैं? पटना के हैं। आपको पता होगा कि पटना भी बिहार में ही आता है और दरभंगा भी बिहार में ही आता है, यानी एक ही राज्य के अंदर गुड्स को खरीदा जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है, सर्विस दिया जा रहा है, सर्विस लिया जा रहा है, ठीक है। तो दरभंगा में बायर ऑफ गुड्स है और पटना में सेलर है। पटना में कौन है? सेलर है और सर्विस प्रोवाइडर है। सेलर बोलो या फिर सर्विस प्रोवाइडर बोलो। सेलर किसके लिए? गुड्स के लिए। और सर्विस प्रोवाइडर किसके लिए? सर्विस के लिए। अब देखो एक दो लाइन में बता देता हूँ। अब देखो जो भी वस्तु से संबंधित होता है उसको गुड्स बोला जाता है, और बिजली हुआ, बिजली बिल, रेंट, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज जो स्किल से रिलेटेड होता है उसको सर्विस बोला जाता है। तो हमारा जो प्रोवाइडर यानी कि खरीद बिक्री कहाँ पे हो रहा है? दरभंगा और पटना के बीच में, यानी एक ही राज्य में हो रहा है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर GST चार्ज करेगी। यानी कि अगर GST का रेट मान के चलो, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और इसको ये ले जाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि अगर ये देखो कि अगर GST मान के चलो यहाँ पे 5% चार्ज किया जा रहा है। GST कितना चार्ज किया जा रहा है? 5% इस ट्रांजेक्शन के लिए। इस ट्रांजेक्शन के लिए अगर GST 5% है तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना चार्ज करेगा? 2.5% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 2.5%, और स्टेट गवर्नमेंट 2.5%। क्लियर है? अगर 5% GST हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5% और स्टेट गवर्नमेंट 2.5%। क्लियर है? यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि CGST और SGST ये एक ही राज्य के अंदर अगर परचेज और सेल होता है तो उसके लिए सेंट्रल GST और स्टेट GST लगाया जाता है। सेंट्रल GST, स्टेट GST और या यूनियन टेरिटरी GST, UT GST लगाया जाता है एक ही राज्य के अंदर सप्लाई। यानी कि हम बिहार में ही अगर हम अपना माल किसी से खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं या हम सर्विस देते हैं या सर्विस हम किसी से लेते हैं एक ही राज्य के अंदर, तो वहाँ पे CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर IGST किस पे चार्ज किया जाता है? तो चलो यहाँ आई होप आपको क्लैरिटी है कि GST 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल GST, स्टेट GST, उसी स्टेट GST या यूनियन टेरिटरी GST और इंटीग्रेटेड GST। CGST यानी सेंट्रल GST को CGST बोला गया है और स्टेट GST को SGST बोला गया है, यूनियन टेरिटरी GST को UT GST बोला गया है। ये क्या होता है? एक ही राज्य के अंतर्गत अगर हम गुड्स एंड सर्विस का परचेज और सेल करते हैं तो वहाँ पे CGST और SGST चार्ज किया जाता है। अगर रेट 10% है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी का। किसकी चर्चा करते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी का। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी का। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। किसके लिए होता है ये? इंटर स्टेट सप्लाई। ये होता है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब माल का आदान प्रदान करते हैं तब, या सर्विस का आदान प्रदान करते हैं तब वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को गुड्स या और सर्विस का एक राज्य से दूसरे राज्य को गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज, आप बोलो सेल परचेज। ठीक है, उस दशा में क्या होगा? ठीक है, इसको आईजीएसटी बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? आईजीएसटी बोला जाएगा। और इस आईजीएसटी में भी जो भी होगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और आधा स्टेट। जो भी होता है, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आई होप आप लोग यहां तक में क्लियर हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, अभी मैंने बताया कि जीएसटी का जो टाइप होता है वो 3 टाइप का होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के हिसाब से जीएसटी को कितने भाग में बांटा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस से जीएसटी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, यानी अकाउंटिंग के लिए। नॉर्मली हम अगर बोलेगा जीएसटी कितने टाइप का है तो हम बोलेंगे 3 टाइप के जीएसटी होते हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो होता है एक ही राज्य के अंदर अगर सप्लाई करते हैं तो वो सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट जीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है एक राज्य से किसी दूसरे राज्य को सप्लाई करते हैं तो वो आईजीएसटी कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से। अब किसके हिसाब से? अकाउंटिंग के हिसाब से जीएसटी को कितने भाग में बांटा गया है? तो अकाउंटिंग के हिसाब से जीएसटी को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अकाउंटिंग के हिसाब से कितने भाग में बांटा गया? जीएसटी को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोला जाता है इनपुट जीएसटी, एक को क्या बोला जाता है? इनपुट जीएसटी, और दूसरे को बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। एक को बोला जाता है इनपुट जीएसटी और दूसरे को बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। अब देखो, जब इनपुट जीएसटी की भी बात करें तो वो भी 3 टाइप के होंगे। इनपुट जीएसटी भी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। देखो ये भी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। मैं इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो इनपुट जीएसटी भी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। एक तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, घबराना नहीं है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, इसी को इनपुट यूजीएसटी भी बोला गया है, इनपुट यूजीएसटी भी बोला गया है, और इसी को, और उसके बाद होता है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है,
इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब इन तीनों के लिए क्या होता है, देखो इनपुट जीएसटी किसके लिए होगा, तुम ही बताओ। इनपुट जीएसटी क्या होगा, सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। एक मिनट रुक जाओ। अब इनपुट जीएसटी को पहले समझते हैं कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये क्या होगा। एक ही स्टेट में विदिन स्टेट, एक ही राज्य में अगर हम परचेज और सेल करते हैं, विदिन स्टेट परचेज करते हैं या सर्विस रिसीव करते हैं, विदिन स्टेट परचेज या फिर सर्विस रिसीव करते हैं, परचेज या फिर सर्विस रिसीव करते हैं। ठीक है, अगर एक ही राज्य के अंतर्गत, मैंने बोला बिहार से खरीदे, किससे खरीदे, बिहार में दरभंगा से, आप दरभंगा के व्यापारी हो और पटना से खरीदे, एक ही राज्य से खरीदे, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कहलाएगा। विदिन स्टेट परचेज या फिर सर्विस रिसीव करते हैं तो उस टाइम जो जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कहा जाता है। विदिन स्टेट परचेज या फिर सर्विस रिसीव करते हैं, उस टाइम जो जीएसटी पेमेंट करते हैं, उस टाइम जो जीएसटी पेमेंट करते हैं, वो आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कहलाता है। विदिन स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंतर्गत, एक विदिन स्टेट, एक ही राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा अब चर्चा करते हैं। ये होता है विदिन नहीं, ये होता है आउटसाइड स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी कि हम दरभंगा के हैं व्यापारी और हम पूना से माल मंगा रहे हैं। कहाँ से मंगा रहे हैं, पूना से माल मंगा रहे हैं, तो उसके इस केस में आउटसाइड स्टेट यानी आईजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, अगर आउटसाइड स्टेट से हम परचेज या सर्विस करते हैं तो उस टाइम जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उसको इनपुट एसजीएसटी आईजीएसटी बोला गया है। अब ये क्या है, इनपुट जीएसटी क्या किसको बोलते हैं, गुड्स परचेज या सर्विस रिसीव के टाइम में जो वेंडर को पेमेंट करते हैं उसे इनपुट जीएसटी करते हैं। यानी जब गुड्स आप खरीदते हो या सर्विस आप रिसीव करते हो, तो जो पेमेंट करते हो ना, उस टाइम में जीएसटी पेमेंट करते हो उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है। उसको कौन सा जीएसटी बोला जाता है, उसे इनपुट जीएसटी बोला जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट जीएसटी की। किसकी बात करते हैं, आउटपुट जीएसटी की। तो आउटपुट जीएसटी भी जो होता है वही चीज़ है कि गुड्स एंड, ये परचेज के टाइम में होता है। ये किसके टाइम में होता है, इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो, ये परचेज के समय इनपुट जीएसटी क्या होता है, परचेज के टाइम। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, सेल के टाइम। क्लियर है, परचेज के टाइम में इनपुट जीएसटी, सेल के टाइम में आउटपुट जीएसटी। अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, आउटपुट जीएसटी भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आउटपुट सीजीएसटी, एक होता है आउटपुट सीजीएसटी, दूसरा होता है आउटपुट एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी भी बोलते हैं, और तीसरा होता है आउटपुट आईजीएसटी। तीसरा क्या होता है, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी या यूजीएसटी और फिर आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो होता है वो विदिन स्टेट के लिए होता है। किसके लिए होता है, विदिन स्टेट। ठीक है, और आउटपुट आईजीएसटी जो होता है वो आउटसाइड द स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आईजीएसटी और एक राज्य से विदिन द सेम राज्य के लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं हम लोग।
तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो आपका जीएसटी का क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो टाइप का हुआ है, इनपुट जीएसटी परचेज के टाइम में, आउटपुट जीएसटी सेल के टाइम में, ठीक है। अब इनपुट जीएसटी को भी तीन भाग में बांटा गया है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। और आउटपुट जीएसटी को भी तीन भाग में बांटा गया, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और यूजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी। एक्चुअली आपको जो पढ़ाया गया है बस यही पढ़ाया गया, मैं तो आपको ये बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना सारा डिटेल में पढ़ाया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जीएसटी का, ठीक है। तो हम बात करते हैं जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जब वस्तु खरीदते हैं, जब वस्तु खरीदते समय, जब वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए, जब वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए जीएसटी का भुगतान किया जाता है। वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए जीएसटी का भुगतान किया जाता है। अब देखो, आप दुकान पे गए, आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, या आप सर्विस किसी से ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो यानी कि आप बिजली बिल चुका रहे हो या किराया चुका रहे हो। तो जब आप चुका रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, जब वस्तु खरीद रहे हो तो खरीदते टाइम पेमेंट कर रहे हो, या सर्विस या कोई सेवा का के लिए आप चुका रहे हो, तो उस टाइम में जो जीएसटी का पेमेंट करते हैं उसका क्या एंट्री होगा या उसका क्या रूल है उसको समझेंगे। इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। जब वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए जीएसटी का भुगतान किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। इसे कौन सा जीएसटी कहते हैं, इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, इसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। और यह व्यापार के लिए एसेट होता है, और यह व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट होता है। यह व्यापार के लिए एसेट्स होता है, यह व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो जब आप गुड्स खरीदते हो या सर्विस लेते हो, रिसीव करते हो, तो जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो, तो उस टाइम में जो जीएसटी का आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो या प्रोविजन करते हो, उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। और व्यापार के लिए क्या होता है, वो एसेट होता है। व्यापार के लिए क्या होता है, एसेट होता है। अब इसका जर्नल क्या होगा, आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। जर्नल क्या होगा, परचेज अकाउंट या सर्विस अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, या कोई सर्विस ले रहे हो या बिजली बिल ले रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा। जो भी खर्चा है, परचेज है तो परचेज होगा, या फिर कोई सर्विस आप ले रहे हो तो सर्विस अकाउंट हो जाएगा, यानी रेंट, बिजली बिल जो भी हो जाएगा। अब उस पर जो जीएसटी होता है, एसेट होता है, तो एसेट को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इनपुट जीएसटी पेड को हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी पेड अकाउंट, इनपुट जीएसटी पेड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब आप गुड्स खरीदे तो गुड्स को जो भी व्यापार में आता है उसको डेबिट करते हैं, उससे रिलेटेड जो इनपुट जीएसटी है उसको डेबिट किए। और अब अगर आप हाथों हाथ कैश चुका रहे हो, कैश से पेमेंट कर रहे हो या बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, कैश और बैंक को क्रेडिट करते हो। ये तब जब आपका नगद में हो रहा है। लेकिन अगर आप उधार में करते हो, तो आपको पता होगा कि अगर उधार में करते हो तो वेंडर, जिससे हम खरीदते हैं उसको वेंडर बोलते हैं, तो वेंडर का नाम हो जाएगा। या जिससे आप सर्विस ले रहे हो उसको सप्लायर बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, यानी सप्लायर बोला जाता है उसको, सप्लायर अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट, ठीक है। वेंडर्स अकाउंट बोलो या सप्लायर अकाउंट हुआ। तो नरेशन क्या देंगे कि गुड्स परचेज किए, मीन
गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेज या फिर सर्विस रिसीव्ड, बीइंग गुड्स परचेज या फिर सर्विस रिसीव्ड एंड जीएसटी पेड। एंड जीएसटी पेड यानी क्लियर है कि जब आप वस्तु खरीदते समय या सेवा के लिए यानी कि गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विस किसी से ले रहे हैं तो जो उस टाइम में जो जीएसटी पेमेंट करते हैं वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इनपुट जीएसटी कहलाता है। और वह व्यापार के लिए एसेट होता है। व्यापार के लिए क्या होता है? एसेट होता है। आगे चल के आपको समझ में आएगा कि वो एसेट क्यों होता है। क्यों एसेट इसलिए होता है क्योंकि आज हम जीएसटी पे कर रहे हैं और जब हमको पे करने की बारी आएगी, जब हम सेल करेंगे और वो जीएसटी का जो लायबिलिटी जाएगा उससे ये इनपुट जीएसटी सेटल हो जाता है, इसीलिए इसको एसेट बोला जाता है। तो क्या एंट्री होगा? जब आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज को डेबिट करते हो। उसी तरह से सर्विस लेते हो, जैसे कि किराया मान के चलो चुका रहे हो तो आप सर्विस रेंट को डेबिट करोगे। बिजली बिल है तो बिजली बिल को डेबिट करोगे। कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस को डेबिट करोगे। तो यानी कि जो भी खर्चा जिसके लिए आप पेमेंट करने जा रहे हो उसको डेबिट करेंगे, यानी परचेज को डेबिट किए, सर्विस को डेबिट किए। उसके बाद जीएसटी का पेमेंट करने वाले हो तो इनपुट जीएसटी को भी डेबिट करेंगे, इनपुट जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट। और अगर कैश में आपका पेमेंट कर रहे हो तो कैश या बैंक या उधारी कर रहे हो यानी कि क्रेडिट पे है तो वेंडर का नाम दोगे, सप्लायर का नाम दोगे। क्रेडिट कर रहे हो तो वेंडर का नाम दोगे या फिर सप्लायर का नाम दोगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज या सर्विस रिसीव्ड एंड जीएसटी पेड। चलो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। जब सेल के टाइम में, उस टाइम में अभी परचेज का कर लिया, अब मैं बोलता हूँ विक्रय यानी कि सेल। जब विक्रय यानी कि सेल के समय, अब परचेज के टाइम में तो जीएसटी पे करोगे, लेकिन सेल के समय में क्या होगा कि जीएसटी आप रिसीव करोगे। जब सेल के समय यानी कि विक्रय के समय ग्राहक से जीएसटी वसूल किया जाता है, ग्राहक से जीएसटी वसूल किया जाता है। जब विक्रय के समय ग्राहक से जीएसटी वसूल किया जाता है, यह व्यापार के लिए क्या होता है? यह फर्म के लिए लायबिलिटीज होता है, क्योंकि आप कस्टमर से सेल के टाइम में जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो। जीएसटी क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। और वो पैसा तो आपको फर्म को, गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। वो पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए यह व्यापार के लिए क्या होता है? फर्म के लिए लायबिलिटीज होता है। यह बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है और यह बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है। यह बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, क्योंकि यह जो गवर्नमेंट से पैसा, ये जो कस्टमर से पैसा वसूलते हैं वो गवर्नमेंट का पैसा होता है, क्योंकि यह अमाउंट गवर्नमेंट को चुकाना होता है, क्योंकि यह अमाउंट गवर्नमेंट को चुकाना होता है, गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। ठीक है। अब सेल के टाइम में जो जीएसटी हम लोग चुकाते हैं उसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, यानी आउटवार्ड भी बोल सकते हैं। इसको आउटपुट बोलो या इसे हम आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। इसे आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। इसे कौन सा जीएसटी कहते हैं? आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। इसे आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका जर्नल एंट्री होगा जब आप सेल करते हो तो आपको क्या होगा? अगर कैश सेल होगा तो कैश या बैंक का बैलेंस आएगा, मतलब पैसा आएगा। सेल करते हो तो कैश और बैंक हम डेबिट करते हैं, कैश और बैंक डेबिट करते हैं अगर कैश सेल हो तो, कैश में हो तो। और अगर मान के चलो उधार है तो वेंडर को डेबिट करते हैं। वेंडर को नहीं, यहाँ वेंडर नहीं होगा, यहाँ कस्टमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्टमर, जिसको आप सर्विस दे रहे हो या
गुड्स दे रहे हो, कस्टमर अकाउंट जो भी कस्टमर नाम होगा, अगर उधार होगा तो नगद होगा तो डायरेक्ट कैश और बैंक को डेबिट करेंगे, उधार होगा तो कस्टमर को डेबिट करेंगे, और सेल को क्रेडिट करेंगे टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, या फिर सर्विस अगर है तो वो सर्विस अकाउंट हो जाएगा, टू सेल या सर्विस अकाउंट। और मैंने बोला क्या, कस्टमर ने ज़्यादा पैसा दे दिए जीएसटी के नाम पे, जीएसटी का पैसा हम कस्टमर से कलेक्ट कर लिए तो यह लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटीज को आउटवार्ड जीएसटी बोला गया। कौन सा जीएसटी बोला गया है? आउटवार्ड जीएसटी, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, टू आउटवार्ड जीएसटी अकाउंट, ठीक है, इसको आउटवार्ड जीएसटी अकाउंट बोला गया है। अब आउटवार्ड जीएसटी, वहाँ पे इनवार्ड जीएसटी पेड लिखे तो यहाँ पे इसको आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड लिख लो। क्या लिख लो? आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड। जैसे कलेक्टेड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड या सर्विस रेंडर्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, एंड जीएसटी कलेक्टेड, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। क्लियर है कि सेल के टाइम में ग्राहक से जब पैसा वसूल करते हैं तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होता है और यह अमाउंट गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है, इसे आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। तो कैश बैंक को डेबिट करते हैं, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करते हैं, सेल और सर्विस को क्रेडिट करते हैं, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड को क्रेडिट करते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड। क्लियर है? चलो अब हम लोग थर्ड जर्नल पे जाएंगे। थर्ड क्या होता है? आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड और इनवार्ड जीएसटी पेड को एडजस्टमेंट करने के लिए। एक बार टाइम देख लो, टाइम है कि नहीं? 1 घंटा हो गया। एक काम करो, 2 जर्नल्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तीसरा जर्नल से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर दूंगा, उसको समझा दूंगा और उसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। चलो हम लोग क्विकली अभी तक जो पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हम सीख रहे थे जीएसटी का, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग क्या सीखे थे कि जब आप गुड्स परचेज करते हो या सर्विस आप लेते हो तो आप परचेज करते समय या सर्विस लेते समय जीएसटी का पेमेंट करते हो। उस जीएसटी को इनपुट जीएसटी बोला जाता है और वह व्यापार के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, ठीक है। उसका क्या जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं? उसका जर्नल एंट्री करते हैं जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, या कोई सर्विस लेते हैं जैसे कि रेंट पे कर रहे हैं या बिजली बिल पे कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल सर्विस पे कर रहे हैं तो उस रेंट को या बिजली बिल या प्रोफेशनल सर्विस को हम डेबिट करते हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिट एंड सर्विस अकाउंट डेबिट। और साथ में जीएसटी जो पेमेंट करते हो वो एसेट होता है व्यापार के लिए और एसेट को भी हम डेबिट करेंगे, यानी इनपुट जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट। और अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बैंक टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और अगर मान के चलो उधारी खरीद रहे हैं या रेंट का जो भी सर्विस है वो उधारी है यानी क्रेडिट पे है तो वेंडर को या सप्लायर को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट या सर्विस अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू वेंडर अकाउंट या सप्लायर अकाउंट। नरेशन होगा गुड्स परचेज या सर्विस रिसिप्ट एंड जीएसटी पेड। ये था गुड्स खरीदते समय या कोई सर्विस लेते समय क्या जर्नल एंट्री होगा। तो उस टाइम में जो जीएसटी पे करते हैं उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है और वह व्यापार के लिए एसेट कहलाता है। चलो अब अगला पॉइंट देखे थे। अगला क्या सीखे थे कि जब हम सेल कर रहे होते हैं तो हम कस्टमर से जीएसटी वसूल करते हैं। सेल करते हैं तो हमको पैसा मिलता है या कोई सर्विस हम दे रहे होते हैं तो मुझे पैसा आता है, यानी मुझे कस्टमर पैसा देते हैं। तो जो सेल का अमाउंट और सर्विस का अमाउंट है वो तो देता ही है, साथ में जीएसटी भी अलग से देता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो जीएसटी मेरा खुद का नहीं है, वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे करूँगा, वो जीएसटी क्या करूँगा? गवर्नमेंट को जमा करूँगा। तो इसीलिए यह बिजनेस के लिए, वो मेरा खुद का पैसा तो है नहीं, तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ होता है। वह बिजनेस के लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज़ होता है, क्योंकि यह अमाउंट गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। इस लाइबिलिटीज़ को आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। आउटपुट जीएसटी बोलो या आउटवार्ड जीएसटी कहते हैं। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जब आप सेल करते हो तो कैश या बैंक आता है,
कैश या बैंक आता है। अगर उधारी रहता है तो हम कस्टमर को डेबिट करते हैं, कस्टमर का नाम डेबिट करते हैं टू सेल, ये तो जनरल एंट्री है। नगद अगर करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये सीख ही चुके हो। या कोई सर्विस वगैरह दे रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सर्विस अकाउंट सीख ही रहे हो। अगर उधारी रहता है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल या सर्विस अकाउंट दे ही रहे हो, ठीक है। उसके साथ ही जब जीएसटी का अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा मिल जाता है कस्टमर से, तो उस जीएसटी के अमाउंट को लायबिलिटीज़ माना जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को चुकाना होता है। इसीलिए हम आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड को हम क्रेडिट करते हैं। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो नरेशन होगा बिंग गुड सोल्ड एंड जीएसटी, बिंग गुड सोल्ड एंड जीएसटी कलेक्टेड, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं, आपने गुड्स परचेज का देख लिया कि क्या जर्नल होता है। गुड्स सेल करते समय या सर्विस देते समय आप क्या जर्नल एंट्री करते हैं, वो आप अभी तक सीख चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे कि लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि मैंने जीएसटी परचेज गुड्स खरीदते समय या सर्विस रिसीव करते समय मैंने 100 रुपया जीएसटी का पेमेंट किया परचेज करते समय, उसको हम इनवार्ड जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। और हमने कस्टमर से वसूल किया 150 रुपया, तो मुझे गवर्नमेंट को जो जमा करने हैं वो 50 रुपया ही जमा करने, क्योंकि 100 रुपया तो मैं ऑलरेडी परचेज करते समय पे कर चुका हूँ और 150 रुपया मैंने गवर्नमेंट से कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो मुझे अल्टीमेटली जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपया के पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अभी सीखेंगे, बस अभी प्रोविज़न एक बार लिख लो, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आउटवार्ड जीएसटी, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड, लेट सपोज आउटवार्ड जीएसटी हमने 150 रुपया कलेक्ट किया, तथा इनवार्ड जीएसटी पेड। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्ट तो मैंने 100 रुपया किया, पे मैंने कलेक्ट मैंने 150 किया और पे मैंने 100 रुपया किया। उसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं, इनवार्ड जीएसटी पेड को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करते हैं, को एडजस्टमेंट करने के लिए मैं एग्जांपल के थ्रू सारा डिटेल में समझाऊंगा, पहले अभी प्रोविज़न देख लो। को एडजस्टमेंट करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगा, तो इसका जर्नल जो होगा वो होगा आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड। जो लाइबिलिटीज़ था, मैंने अभी तक आप लोगों ने क्या दिखा, आउटवार्ड जीएसटी क्या है, ये क्रेडिट है, तो इसको डेबिट करेंगे। और इनवार्ड जीएसटी क्या था, पेड डेबिट था, तो रिवर्स करना है, क्योंकि हम अभी एडजस्टमेंट का एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो आउटवार्ड जीएसटी जो पेएबल था, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, और जो इनवार्ड जीएसटी जो डेबिट बैलेंस था, जो एसेट था, आज उसको रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम जो एसेट था उसको लाइबिलिटीज के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं। तो इनवार्ड जीएसटी पेड अकाउंट, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इनवार्ड जीएसटी पेड अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड बिटवीन जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड बिटवीन जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड, जीएसटी कलेक्टेड एंड जीएसटी पेड। एडजस्टमेंट कर रहे हैं जीएसटी कलेक्ट करने का और जीएसटी पे करने का, ठीक है। एडजस्टमेंट किया जा रहा है जीएसटी कलेक्ट करने का और जीएसटी पेड करने का, क्लियर है। अब यहाँ पे एक रूल है, ठीक है, वो हम तुमको समझा देते हैं कि ये एडजस्टमेंट करने का क्या रूल है, मतलब कौन सा जीएसटी किसके साथ एडजस्ट किया जाता है, उसका रूल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसी में 3rd नंबर पॉइंट में ही हम लोग सीख लेते हैं। किसी के साथ किसी को भी हम एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रूल है जीएसटी अकाउंटिंग में। रूल फॉर एडजस्टमेंट ऑफ
इनवर्ड जीएसटी विथ आउटवर्ड जीएसटी, विथ आउटवर्ड जीएसटी। यानी कि इनवर्ड जीएसटी का आउटवर्ड जीएसटी के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं उसका रूल है, ठीक है, उसका रूल है। तो रूल सबसे पहले बात करते हैं इनपुट सीजीएसटी के लिए। किसके लिए मैंने बता दिया कि 3 टाइप का जीएसटी होता है। पहला जीएसटी क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। लेट सपोज हमको हमारा जो सीजीएसटी का इनपुट है वो 100 रुपया है, तो उसको किस लाइबिलिटीज के साथ पहले एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है तो पहले आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। पहले किसके साथ एडजस्ट करेंगे, आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी है तो पहले आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, आउटपुट जीएसटी के साथ, पहले आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी है तो पहले आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। मान के चलो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी 100 रुपया था और आउटपुट जीएसटी मेरा 80 रुपया था, तो हम 80 के साथ, फिर भी 20 रुपया बच गया। उसके बाद जो बचेगा उसको हम आउटपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट सीजीएसटी को हम केवल एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना मिस कर दिया कि इनपुट सीजीएसटी को पहले आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। उसको किसके साथ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब इनपुट सीजीएसटी, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इनपुट सीजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी को हम 2 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी को हम किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, 2 के साथ। एक तो हम इनपुट सीजीएसटी को, ध्यान से देखो, इनपुट सीजीएसटी को हम 2 के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी के साथ, इनपुट सीजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और दूसरा आउटपुट आईजीएसटी के साथ, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। यानी पहले हम इनपुट सीजीएसटी जो भी रहेगा पहले हम आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे, उसके बाद जो बचेगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे। इसका मतलब है कि हम इनपुट सीजीएसटी को कभी भी आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी को, ये नोट के रूप में नोट कर लो कि इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। चलो,
इनपुट CGST को आउटपुट SGST और UTGST के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है इनपुट SGST और UTGST। इनपुट SGST और UTGST, ठीक है। तो इनपुट SGST और UTGST को हम पहले आउटपुट SGST और UTGST से एडजस्ट करेंगे। किससे करेंगे? इस इनपुट SGST UGST को पहले किसके साथ करेंगे? आउटपुट SGST और UTGST के साथ एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सेकंड प्रेफरेंस जो देंगे, इसको सेकंड प्रेफरेंस बोला जाता है। कौन सा? क्या? सेकंड प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस किसके साथ रहेगा? वो रहेगा आउटपुट नहीं, आउटवार्ड बोलो, आउटपुट नहीं बोल सकते हम लोग, इसको भी आउटवार्ड बोलो। आउटपुट भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट ही रहेगा। आउटपुट SGST SGST और सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? इसको भी तब आउटपुट ही कर दो। सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटवार्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस रहेगा आउटपुट IGST के साथ, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस आउटपुट SGST और UTGST, सेकंड प्रेफरेंस आउटपुट IGST के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना हमेशा कि इनपुट SGST को इनपुट SGST या UTGST को कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं आउटपुट CGST के साथ, आउटपुट CGST के साथ। इनपुट SGST और UTGST को कभी भी आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। इसको शुरुआत में याद रखना होगा, फिर बाद में धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगी। तो अभी तक तुमने ये 2 पॉइंट सीखा था कि इनपुट CGST को हम आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट करेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको आउटपुट IGST के साथ एडजस्ट करेंगे। दूसरा, इनपुट SGST और UTGST को आउटपुट SGST UTGST के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको आउटपुट IGST के साथ करेंगे। अब तीसरा बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है तुम्हारा इनपुट IGST। इसको किसी के साथ भी कर दो चलेगा, इसको किसी के साथ भी कर दो चलेगा, लेकिन इसका प्रेफरेंस याद रखना, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ पे आगे लिखा देता हूँ। थर्ड, इनपुट IGST, इनपुट IGST, इसको किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो। जब बोले मैं किसी के साथ, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा देना। फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो होगा आउटपुट IGST के साथ। फर्स्ट प्रेफरेंस किसके साथ होगा? आउटपुट। फर्स्ट प्रेफरेंस यानी पहले इसके साथ करेंगे आउटपुट IGST के साथ। सेकंड प्रेफरेंस किसके साथ होगा? सेकंड प्रेफरेंस किसके साथ होगा? वो होगा आउटपुट CGST के साथ, आउटपुट CGST के साथ। फिर थर्ड प्रेफरेंस होगा आउटपुट SGST के साथ। थर्ड प्रेफरेंस होगा आउटपुट SGST के साथ। तो क्लियर है? कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो सीख लिए हम लोग कि इनपुट CGST के साथ का अगर एडजस्ट करना होगा तो पहले आउटपुट CGST से करेंगे, फिर आउटपुट IGST से करेंगे। इनपुट SGST और UTGST रहेगा तो पहले इनपुट आउटपुट SGST UTGST से करेंगे, फिर आउटपुट IGST से करेंगे। कभी भी CGST को SGST के साथ नहीं कर सकते और SGST को CGST के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जा सकता और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, SG मतलब स्टेट गवर्नमेंट, UT मतलब यूनियन टेरिटरी। तो कभी भी CG का सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जा सकता, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनपुट टैक्स होगा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के इनपुट के टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट टैक्स होगा तो उसको कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट IGST के साथ कर सकते हैं, यानी खुद का खुद के साथ कर सकते हैं। इनपुट CGST का इनपुट आउटपुट CGST के साथ कर सकते हैं और IGST के साथ कर सकते हैं। उसी तरह से इनपुट SGST का आउटपुट SGST और UTGST से के साथ कर सकते हैं और IGST के साथ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, यानी CGST को SGST से और SGST को CGST से नहीं कर सकते। हाँ,
इनपुट आईजीएसटी की बात करें तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी के साथ फर्स्ट होगा, उसके बाद सीजीएसटी के साथ, उसके बाद साथ एसजीएसटी का। अब जर्नल एंट्री तुमको बता ही दिए कि आउटवार्ड जीएसटी जो क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करेंगे और इनवार्ड जीएसटी जो डेबिट था उसको क्रेडिट करेंगे, रिवर्स करके एडजस्ट कर देंगे। अब 3 नंबर तक हो गया, उसके बाद आगे देखो फोर्थ पॉइंट ये है कि यदि जीएसटी का अमाउंट, यदि आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड ज़्यादा हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल करके समझाऊंगा। यदि आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट इनवार्ड जीएसटी पेड से अधिक हो, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट इनवार्ड जीएसटी पेड से अधिक हो, यानी कि हमारा जो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किए वो ज़्यादा है और इनवार्ड जीएसटी जो पेमेंट किए हैं उससे पेड जो किए हैं उससे ज़्यादा हम कलेक्ट किए हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया जाता है। यदि आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट इनवार्ड जीएसटी पेड से अधिक हो तो एक्सेस अमाउंट क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया जाता है, इसीलिए इसको लायबिलिटीज बोला जाता है। एक्सेस अमाउंट को गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कैसे होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, देखो जर्नल एंट्री। तो आपका जो एक्सेस अमाउंट बचा, यानी कि आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, आपका आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड ज़्यादा है, जीएसटी कलेक्टेड ज़्यादा है, उसको आप डेबिट करेंगे, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जो एक्सेस जो भी आपका पैसा है जो कस्टमर से आप वसूल किए कैश के रूप में या बैंक के रूप में आपको गवर्नमेंट को जमा करना होगा, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग एक्सेस जीएसटी डिपॉजिटेड टू, बीइंग डायरेक्ट लिख दो, बीइंग जीएसटी अमाउंट डिपॉजिटेड टू, जीएसटी अमाउंट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, बीइंग जीएसटी अमाउंट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। जीएसटी अमाउंट क्या किया, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया गया, जीएसटी अमाउंट क्या किया गया, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया गया। ठीक है, चलो अब एक लास्ट पॉइंट रहा है, अभी हम लोग ये सीखे कि आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट अगर इनवार्ड जीएसटी पेड से अधिक हो जाए तो एक्सेस अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बट नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जीएसटी पेड का अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि हमने परचेज करते समय जीएसटी ज़्यादा पे कर दिया और कस्टमर से हमने कम कलेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा। यदि जीएसटी पेड की अमाउंट, यदि जीएसटी पेड की अमाउंट जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट से अधिक हो, जीएसटी पेड की अमाउंट जीएसटी कलेक्टेड की अमाउंट से अधिक हो, यानी जितना जीएसटी कलेक्ट किए उससे ज़्यादा जीएसटी पे कर दिए हैं, तो क्या होगा, अमाउंट से अधिक हो तो एक्सेस अमाउंट जीएसटी रिकवरेबल कहलाता है,
एक्सेस अमाउंट क्या होता है, वो जीएसटी रिकवरेबल कहलाता है। वो एक्सेस अमाउंट क्या कहलाता है, जीएसटी रिकवरेबल, और उसे अगले साल अगले ईयर में आउटवार्ड जीएसटी से एडजस्ट किया जाता है, और उसे अगले ईयर आउटवार्ड जीएसटी से और उसे अगले ईयर आउटवार्ड जीएसटी से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। आउटवार्ड जीएसटी से एडजस्ट किया और उसे अगले ईयर आउटवार्ड जीएसटी से एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो रिकवरेबल अमाउंट होता है इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट साइड में दिखाते हैं। रिकवरेबल अमाउंट को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। इसे बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा के एसेट साइड में दिखाया जाता है। एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर जीएसटी पेड ज़्यादा हो गया तो वो आपका एसेट कहलाएगा, यानी कि जीएसटी कलेक्टेड से ज़्यादा आप पे किए तो वो आपका क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा, और उसे हम रिकवरेबल जीएसटी कहते हैं। उसे अगले साल आउटवार्ड जीएसटी से एडजस्ट करते हैं, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम छोटा छोटा एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चीज़ें को समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, परचेज किए गुड्स ऑफ ₹5000, परचेज किए गुड्स ऑफ ₹5000 एंड जीएसटी पेड एट द रेट ऑफ 5%। परचेज किए गुड्स 5000 का और जीएसटी पे किए 5%। ठीक है, तो जर्नल क्या होगा, अब ध्यान से देखो, परचेज किए, कुछ नहीं बोला है, पार्टी का नाम नहीं है तो नगद में ही होगा, तो परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000 होगा। और इनपुट के टाइम में जो खरीदते टाइम में जो जीएसटी का पेमेंट होता है उसे हम इनवार्ड बोलते हैं या इनपुट बोलते हैं। इनवार्ड जीएसटी पेड अकाउंट कितना हो जाएगा, 5000 का 5% कितना हो जाएगा, 250। 5000 का 5% क्या हो जाएगा, 250 टू कैश अकाउंट कितना होगा, 5250। ठीक है, चलो खरीदते समय समझ में आ गया। अब दूसरा मान के चलो, हम सेल किए गुड्स ऑफ ₹7000 एंड जीएसटी कलेक्टेड एट द रेट 5%। तो 7000 का 5% कितना हुआ, 3500। अब ये भी कुछ नहीं है तो हम कैश सेल मानेंगे। कौन सा सेल मानेंगे, कैश सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना डेबिट होगा, 7000 तो मिलेगा ही, 7000 का 5% यानी कि 350 रुपया वो भी मिल जाएगा। जीएसटी का भी पैसा हम उससे ले लेंगे कस्टमर से, तो टोटल पैसा जो हमको मिलेगा 7350 मिलेगा। उसमें से सेल कितने का है, सेल्स अकाउंट में जाएगा 7000, क्योंकि हमने सेल 7000 किए। बाकी जो है वो हमारे लिए आउटवार्ड जीएसटी सप्लाई का लगेगा, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, हमने 250 का पेमेंट किया परचेज के टाइम में और 350 का क्या किया, सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट किया। 250 रुपया का पेमेंट किया और 350 का कलेक्ट किया। अब अगला सिनेरियो क्या होगा, तीसरा एडजस्टमेंट होगा। जब मंथ एंड होगा, जब महीना का अंत होगा तो एडजस्टमेंट होगा ऑफ
एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी पेड और टुवार्ड जीएसटी पेड, इसको बोलेंगे हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ आउटवार्ड जीएसटी और नॉट आउटवार्ड, एडजस्टमेंट ऑफ इनवार्ड जीएसटी, इनवार्ड जीएसटी पेड विथ एडजस्टमेंट ऑफ इनवार्ड जीएसटी पेड विथ आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड। ठीक है, तो कितना हमारा जीएसटी इन पेड कितना किया, 250 रुपया। तो जो 250 रुपया पे किए उसको जो डेबिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड जो क्रेडिट बैलेंस उसको डेबिट करेंगे, यानी कि आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनवार्ड जीएसटी पेड अकाउंट, टू इनवार्ड जीएसटी पेड अकाउंट। ठीक है, और अगला जो होगा वो एक्सेस अमाउंट, यानी कि आपने तो 350 वसूल लिए थे कस्टमर से, तो एक्सेस अमाउंट क्या होगा, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस ऑफ ₹100। 100 कैसे आया, आपने देखा कि आपने 250 रुपया जीएसटी पे किया है और 350 जीएसटी कलेक्ट किया, यानी एक्सेस ऑफ ₹100, यानी 350 माइनस 250, एक्सेस ऑफ ₹100 पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, पेड टू गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट अकाउंट। तो क्या एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट, जो कि ज़्यादा था उसको डेबिट किए, आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। कितना से, 100 से। आउटवार्ड जीएसटी कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। चलो, अब आप लोग को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आपको 1-2 एग्जाम्पल भी समझा दिया। अब आपके बुक्स की ओर लेके चलता हूँ, और जितने अलग अलग टाइप के जर्नल्स बन सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग बुक की तरफ चलते हैं। देखो, हम लोग जितने भी जर्नल्स बनते हैं आपके बुक में उसका एक एक करके अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वो सारे अकाउंटिंग एंट्री जहाँ पे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई को बोला जाता है सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, यानी एक ही राज्य के अंतर्गत सप्लाई हो रहा है, यानी कि जहाँ पे कि बायर और सेलर, जहाँ पे कि बायर और सेलर एक ही राज्य से बिलोंग करता है। अब जैसे कि देखो एग्जांपल के थ्रू मैं ले रहा हूँ कि ये बायर है, ठीक है, ये क्या है, बायर, बायर को हम लोग कस्टमर भी बोलते हैं, ठीक है, और ये सेलर है, ये क्या है, सेलर है, और सेलर को हम सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं। जो गुड्स बेचता है उसको सेलर बोलते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सर्विस प्रोवाइडर यानी कि सप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों बिहार का ही है, दोनों कहाँ का है, बिहार का ही, यानी कि ये जो सेल परचेज या सर्विस का आदान प्रदान क्या हो रहा है, एक ही राज्य के अंतर्गत हो रहा है, एक ही राज्य के अंतर्गत हो रहा है। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होंगे, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, एकदम चिलैक्स हो जाओ और एक बार थोड़ा समय दो, और एक बार तुम जीएसटी अकाउंटिंग समझ गए ना, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले परचेज ऑफ गुड्स, किसकी बात कर रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स खरीद रहे हैं, तो उस टाइम में क्या जर्नल एंट्री होगा। तो देखो, नॉर्मली जब आप गुड्स खरीदते हैं तो आपका परचेज जो है वो बढ़ता है, यानी आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है तत्काल के लिए। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है तो आप परचेज अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो, और बैंक
अगर नगद है तो बैंक को क्रेडिट करते हो, उधार है तो क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन परचेज के साथ साथ जैसे मान के चलो अगर 10,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, कितना का गुड्स खरीद रहे हैं 10,000 का, और उस पर जीएसटी 5% है। जीएसटी कितना पे है 5%। तो जो परचेज है वो तो 10,000 का ही होगा। परचेज कितना का होगा 10,000 का ही है, और उस पर 5% जीएसटी है, यानी कि 10,000 का 5% कितना हुआ 500। लेकिन 500 तो सीजीएसटी, 500 में सीजीएसटी भी होगा और 500 में एसजीएसटी होगा। तो 250 रुपया इनपुट सीजीएसटी का हो जाएगा और 250 रुपया इनपुट एसजीएसटी का होगा। यानी टोटल पेमेंट कितना करना होगा हमको जब हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो 10,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, जीएसटी 5% है, तो इनपुट सीजीएसटी 250 हो गया, इनपुट एसजीएसटी 250 हो गया। तो टोटल मिला के कितना का पेमेंट करना पड़ेगा हमको 10,500 का। या तो पेमेंट करेंगे या उधारी रहेंगे, तो क्रेडिटर का नाम हो जाएगा 10,500। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सेल ऑफ गुड्स के केस में मान के चलो गुड्स का सेल भी हो रहा है, 10,000 का हम गुड्स बेच रहे हैं। कितना का गुड्स बेच रहे हैं 10,000 का गुड्स बेच रहे हैं। तो 10,000 का अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा 10,000 का, यानी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 का। सेल्स अकाउंट क्या है इनकम अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है इनकम अकाउंट। और इनकम बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स को हम 10,000 से करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब आप सेल करते हो, देखो परचेज करते समय जीएसटी आपने पे किया, लेकिन जब आप सेल करते हो तो कस्टमर से क्या होगा एक्स्ट्रा जीएसटी का अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट चूंकि आपका नहीं है वो गवर्नमेंट का है, तो वो लाइबिलिटीज होता है। जीएसटी कौन सा है, अगर हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे जो जीएसटी था वो आपका एसेट था। वो क्या था आपका एसेट था जो कि बढ़ रहा था, इसीलिए आपने डेबिट किया। लेकिन जब आपने कस्टमर से जीएसटी वसूल किया तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है, और लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। जीएसटी का रेट अगर 5% है तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 10,000 का 5% कितना हुआ 500 रुपया। तो आउटपुट सीजीएसटी क्या होगा 250 रुपया हो जाएगा, और आउटपुट एसजीएसटी क्या होगा 250। यानी टोटल कस्टमर को कितना चुकाना होगा 10,500 कस्टमर को चुकाने होंगे। कस्टमर को कितना चुकाने होंगे 10,500। यानी कि या तो कस्टमर बैंक के रूप में पैसा दे देगा हाथों हाथ, या अगर उसके पास पैसा नहीं है वो उधारी खरीदना चाहता है तो हम उसके नाम को डेबिट करेंगे या डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बैंक नॉर्मल तो आप सीख ही चुके थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन साथ में उसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा। जब कस्टमर को हम बेचते हैं तो उससे जीएसटी रिकवर करेंगे जो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो खरीदते समय जीएसटी क्या देख रहे हो इनपुट, उसको इनपुट जीएसटी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है इनपुट जीएसटी। और बेचते समय जो जीएसटी हम कस्टमर से वसूलते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं। वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। वो हमारी लाइबिलिटीज इसलिए होता है क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं होता, वो पैसा सरकार को जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, देखो मैं बहुत ही प्रयास करता हूँ कि आपको कोई भी तरह का कसर ना हो, एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी गलती तो किसी से भी हो सकता है मेरे से भी कुछ छूट जाए, मेरे से भी कुछ चूक हो जाए। अगर वो चूक आपको नज़र आए तो ज़रूर बिल्कुल बताइएगा। और देखो वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ ये 11th का है, लेकिन अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको जॉब की तलाश है, जो अकाउंटिंग का जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाता हूँ। और अगर उनको ये बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उनको आसानी से जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उनके लिए भी है जो अगर जॉब की प्रिपरेशन करता है उनके लिए, क्योंकि मैं डिटेल ओरिएंटेड पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परचेज और सेल समझ में आ गया। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न। देखो क्या होता है कि आपने गुड्स खरीदा और आपको कुछ पसंद नहीं आया, मान के चलो 1,000 का गुड्स आपने वापस कर रहे हैं, आपने 1,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं। तो आप जब खरीदे थे तो आपने देखा था कि आप यहाँ पे जब खरीदे थे तो आपने जीएसटी पे किया था वो एसेट के रूप में, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी डेबिट किए थे। अब वापस कर रहे हैं तो ये जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और ये जो क्रेडिटर है वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और परचेज के बदले में क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न हो जाएगा। चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो आपने परचेज रिटर्न करना 1,000 का माल वापस कर रहे हैं। कितने का माल वापस कर रहे हैं 1,000 का। तो आपका
माल तो 1000 का वापस हो जाएगा, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट कितने का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। और उस पे मान के चलो 5% जीएसटी था, आपने देखा खरीदते समय 5% पे किया था, तो 1000 का 2.5% सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी में जाएगा और 2.5% इनपुट एसजीएसटी में जाएगा। 250 रुपया इनपुट सीजीएसटी और 250 रुपया इनपुट एसजीएसटी, यानी टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा, 250 नहीं होगा, यहाँ पे 25 रुपया हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1000 का अगर 2.5% करेंगे तो कितना होगा, 25 रुपया होगा, यानी 25 रुपया इनपुट सीजीएसटी और 25 रुपया इनपुट एसजीएसटी, यानी कि टोटल मिला के 1050 रुपया से हम क्रेडिट कार्ड को डेबिट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इनपुट सीजीएसटी को यहाँ पे हम क्रेडिट किया, नॉर्मली ये डेबिट होता है, चूँकि ये वापसी का है तो ऑलरेडी डेबिट था, तो इसको हम क्रेडिट करके रिवर्स किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। चलो नरेशन होगा बीइंग द परचेज रिटर्न्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी केस में देखो, इसी सिनेरियो में अगर मान के चलो सेल्स रिटर्न करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, सेल्स रिटर्न करना पड़ जाए, यानी कि हम बेचा हुआ माल वापस करना पड़ जाए। तो अगर हम बेचा हुआ माल वापस करते तो इस सेल्स को क्रेडिट किए हैं, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उससे संबंधित जो भी जीएसटी था, मान के चलो 1000 का सेल था, 25 रुपया सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होगा और आपका डेटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेटर अकाउंट, क्योंकि अब डेटर अकाउंट क्रेडिट, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि डेटर अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा। डेटर अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि डेटर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ था, इसलिए डेटर अकाउंट क्या होगा, वापस कर रहे हैं, तो डेटर अकाउंट जो डेबिट था वो क्रेडिट हो गया, और सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट था वो सेल्स रिटर्न में बदल गया, डेबिट हो गया, और आउटपुट सीजीएसटी जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया। तो जब भी आप रिटर्न का एंट्री करते हैं तो वो क्या होता है कि सेल्स का जो एंट्री है उसका उल्टा हो गया। उसी तरह से परचेज रिटर्न का करते हैं तो जो परचेज का एंट्री किए थे उसका उल्टा एंट्री हम लोग कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको धीरे धीरे बात को समझ में आ रही होगी, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। अब बात करते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की। किसकी बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जब हम खरीदते हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो जब एसेट आता है तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट को डेबिट किए। अगर नगद में खरीदे तो बैंक को क्रेडिट किए, उधार में खरीदे तो वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किए, और उस पर मान के चलो हमने 10,000 का फिक्स्ड एसेट्स खरीदा और 5% जीएसटी है। जीएसटी कितना है, 5% है, तो 10,000 का फिक्स्ड एसेट्स हो गया और 5% है। चूंकि इंटर स्टेट, कौन सा सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी एक ही राज्य में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा जाएगा। तो 5% है तो 250 रुपया सेंट्रल को जाएगा और 250 रुपया स्टेट को जाएगा, यानी टोटल जो खरीदते समय फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का था, लेकिन पेमेंट हम कर लेंगे 10,500 का। पेमेंट कितना का करेंगे, 10,500 का। अब बात करते हैं एक्सपेंसेज की, कि अगर कोई खर्चा होता है, मैंने मान के चलो कोई सर्विस हम लिए, क्या कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं। मैंने बताया कि जीएसटी केवल परचेज और सेल में नहीं लगता, सर्विस में भी लगता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो सर्विस क्या होता है, टेलीफोन कंपनी से हम टेलीफोन का सर्विस लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी सर्विस लिए, किसी का मान के चलो मकान के किराए में रह रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का सर्विस हुआ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं तो बहुत टाइप का सर्विस होता है। तो उस पर जो खर्चा होगा उस खर्चा को हम डेबिट करेंगे। मान के चलो हमने 50,000 का सर्विस लिया, कितने का सर्विस लिया, 50,000 का। जीएसटी 18% है, जीएसटी कितना है, 18%। तो जैसे ही बोला जीएसटी 18%, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन ये करोगे कि ये सर इनवर्ट, ये विद इन द स्टेट है या आउटसाइड स्टेट। हम तो अभी पहले बताया, अभी जितना भी कर रहे हैं वो विद इन द स्टेट है, और विद इन द स्टेट है तो आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा। नहीं, 50,000 का खर्चा है तो 50,000 का खर्चा डेबिट करेंगे, और 18% होता है 9,000। 9,000 का आधा 450 रुपया, 4,500 सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 4,500 स्टेट को जाएगा। तो टोटल पेमेंट जो हम करेंगे एक्सपेंसेस के लिए वो करेंगे 59,000 से, और उधारी होगा तो टू वेंडर अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम की, कि अगर मान के चलो हम खुद सर्विस दे रहे हैं, हम खुद सर्विस दे रहे, मान के चलो हम कोई सर्विस दिए, बदले में कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मान के चलो हमको 1 लाख का कमीशन मिला। कितना का कमीशन मिला, और उस पर जीएसटी 12% है। जीएसटी कितना परसेंट है, 12%। तो 1 लाख का कमीशन मिला, तो 1 लाख का कमीशन इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। आपको पता है कि कमीशन इनकम अगर है तो इनकम बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, 1 लाख का क्रेडिट किए, और उस पर जीएसटी 12% है, तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो 1 लाख का 6,000 हो गया और 6,000 हो गया। तो टोटल हमको कितना पैसा मिलेगा, 1,12,000 रुपया। अगर नगद मिलेगा तो बैंक अकाउंट, और अगर उधार रहेगा तो हम वेंडर या सप्लायर को, कस्टमर को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, कस्टमर को डेबिट करेंगे। क्लियर है।
आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये आप ही के बुक से पढ़ा रहे हैं, एस के सिंह का बुक है, 195 पेज है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको नोट करने का कोई समय नहीं दे रहा हूँ कि फटाफट आप लोग बुक निकालोगे, 195 में मिल जाएगा, आप जितना बार देखना चाहो देख सकते हो, नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। इनकम समझ गए। हाँ, यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि अगर हमने कमीशन रिसीव किया, मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि अगर कमीशन रिसीव करते तो पैसा आया, कमीशन आया, और उस पर जो जीएसटी होगा, हमको अगर पैसा आ रहा है यानी कस्टमर हमको पैसा दे रहा है तो साथ में सीजीएसटी और एसजीएसटी देगा। ये आउटपुट होता है, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होता है। हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटीज़ होता है, और लाइबिलिटीज़ होता है इसीलिए हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर हम 1 लाख का कमीशन रिसीव किए, जीएसटी का 12% रेट है, जीएसटी कितना है? 12%, तो इनकम तो आपका 1 लाख है, आपका 12% यानी 6,000 आउटपुट जीएसटी और 6,000 और सीजीएसटी और 6,000 आउटपुट एसजीएसटी, तो टोटल कस्टमर से आएगा 1,12,000। आई होप आपको क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है? फॉर गुड्स विड्रॉ फॉर बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि मालिक पैसा निकाल रहा है या गुड्स निकाल रहा है, तो अगर चाहे कस्टमर ले जाए, ठीक है, चाहे हम मालिक खुद ले जाए, लेकिन अगर जीएसटी जो उसमें लगा है तो मालिक भी अगर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग से आपको पता होगा कैपिटल क्या होता है? घटता है, इसीलिए ड्राइंग को डेबिट करते हैं। लेकिन परचेज और साथ में परचेज भी घटता है, और उस पर जो जीएसटी होगा ना, इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि खरीदते टाइम में आपको याद होगा कि खरीदते टाइम में हमने जीएसटी पे किया था, है कि नहीं? खरीदते टाइम में हमने जीएसटी पे किया था। अब मालिक ले जा रहा है गुड्स अपने घर में, तो क्या होगा कि वो जो जीएसटी डेबिट किया था उतना से जीएसटी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे, यानी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए भी ले जा रहा है तो आपका जो परचेज है वो घट रहा है, तो आपने जितना से इनपुट सीजीएसटी को डेबिट किया था उतना से इनपुट सीजीएसटी को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, जितना का वो गुड्स लेके जा रहा है। क्लियर? चलो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बात करते हैं कि गुड्स अगर हम मान के चलो फ्री में बांट देते हैं, गुड्स क्या करते हैं? फ्री में बांट देते हैं, फ्री सैंपल, या आग लग जाता है, गुड्स किसी वजह से बर्बाद हो जाता है, गुड्स की चोरी हो जाती है, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, किसी भी वजह से आपका गुड्स घट रहा है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि ड्रॉइंग करने से व्यापार का ऑनर जो है, मालिक जो है, वो आपका गुड्स जो है निकाल के व्यापार में से ले जा रहा है, तो किसी भी वजह से आपका गुड्स घट रहा है, सेल नहीं हो रहा है, आप परचेज का ही गुड्स घटा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उसके वजह से जो इनपुट सीजीएसटी डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट होगा, इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होगा, और जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है, फ्री सैंपल में फ्री में बांट रहे हैं तो फ्री सैंपल डेबिट, एडवर्टाइज कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट डेबिट, आग की वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय फायर डेबिट, चोरी की वजह से लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, यानी कि उसको जो भी खर्चा की वजह से लॉस हुआ है उसको डेबिट करेंगे, और आपका गुड्स घट रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो खरीदते समय डेबिट हुआ था लेकिन आज हमारा गुड्स कम हो गया है तो हम सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को भी हम कम करेंगे, और कम करने के लिए हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप आपको पूरा क्लैरिटी अच्छे से मिल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम महीना के अंत में, हर महीना में हम सेट ऑफ करते हैं, यानी हमारा मान के चलो इनपुट सीजीएसटी है, क्या बोला? इनपुट सीजीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी को पहले हम आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेंगे। इनपुट सीजीएसटी को पहले किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी के साथ, तो सेट ऑफ करेंगे तो इनपुट का जो डेबिट बैलेंस है वो इनपुट सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और जो आउटपुट सीजीएसटी का डेबिट, सेट ऑफ मतलब हुआ जो भी जैसा बैलेंस है उसका रिवर्स करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट करेंगे, यानी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी। फिर मैंने आपको अगर मान के चलो फिर भी बच जाता है, यानी आउटपुट सीजीएसटी करने के बाद भी हमारा इनपुट सीजीएसटी थोड़ा सा बच जाता है, तो इनपुट सीजीएसटी को फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ हम सेटअप कर सकते हैं। इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेटअप करते हैं, उस केस में आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करेंगे और ये इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जो इनपुट सीजीएसटी को कभी भी आउटपुट एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के साथ कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल का पैसा कभी भी स्टेट को नहीं जा सकता। उसी तरह से इनपुट एसजीएसटी को कभी इनपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट का पैसा सेंट्रल को नहीं जाता। क्लियर? चलो अब हम लोग
आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक थे। चलो देखते हैं। अब देखो सेटिंग ऑफ इनपुट SGST को, इनपुट SGST है तो उसको आउटपुट SGST के साथ ही सेटअप करेंगे, और इनपुट SGST को क्रेडिट करेंगे और आउटपुट SGST को डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद भी बढ़ जाता है, उसके बाद भी अगर बच जाता है तो इनपुट SGST को आउटपुट IGST के साथ सेटअप करेंगे, तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। लेकिन कभी भी इनपुट SGST को कभी भी आउटपुट आउटपुट CGST के साथ सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से सेटअप नहीं कर सकती। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सेस पैसा, मान के चलो हमने सेट ऑफ कर दिया, फिर भी आउटपुट लाइबिलिटी ज़्यादा, यानी कस्टमर से ज़्यादा हम वसूल लिए थे GST, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो CGST या SGST जो भी होगा या IGST जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं यहाँ तक जो अभी तक जितना भी जर्नल एंट्री हम लोग किए वो हम लोग किए थे इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी विद इन द स्टेट। अब बात कर रहे हैं हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई। किसकी बात कर रहा हूँ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान के चलो कि आपका जो बायर जो है वो मान के चलो बिहार में है, तो सेलर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल यानी एक राज्य में नहीं है, ठीक है। या फिर ये मान के चलो कि अगर आपका बायर जो है वो उत्तर प्रदेश में है तो सेलर जो है वो महाराष्ट्र में है, यानी एक राज्य में बायर और सेलर नहीं है। उसी तरह से सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर एक राज्य में नहीं है, यानी एक से अलग राज्य में है। उस केस में क्या होगा, देखो बाबू, जर्नल एंट्री जैसा का वैसा ही रहेगा। मैं दोबारा बताने वाला नहीं हूँ, जर्नल एंट्री जैसा का वैसा है, लेकिन जहाँ पे CGST और SGST हुआ होता था वहाँ पे IGST हो जाएगा। यानी कि जब गुड्स खरीदे थे तो क्या एंट्री किए थे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये दोनों CGST और SGST के बदले में क्या हो जाएगा, IGST हो जाएगा। उसी तरह से सेल करते समय हमने बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, लेकिन उसके बदले में क्या होगा, हमने बताया था कि आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, लेकिन अब क्या होगा, CGST और SGST के बदले में क्या हो जाएगा, आउटपुट IGST। क्लियर है। एसेट के टाइम में भी अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदे थे तो हमने बताया था, यानी जहाँ भी CGST और SGST लगा हुआ था वहाँ पे वो IGST लग जाएगा। बाकी रूल सबका सेम है, इसको जितने भी जर्नल है वो सबका सेम ही रूल है। क्लियर है। चलो ये मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगर इनपुट IGST एक्सेस होगा, अगर इनपुट IGST होगा तो एक्सेस तो आउटपुट IGST से सेटअप होगा, उसके बाद जो भी एक्सेस होगा वो CGST के साथ होगा, जो बचेगा फिर एंड द बैलेंस इनपुट IGST विल बी सेटअप अगेन SGST। यानी IGST का इनपुट हुआ है वो किसी के साथ भी सेटअप करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी IGST का IGST के साथ, फिर CGST के साथ, लास्ट में SGST के साथ करेंगे। आई होप मैंने आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज GST अकाउंटिंग करा दिया है। अब क्वेश्चन एक एक करके हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। अब आपका छूटा क्या है, एक बैड डेट से रिलेटेड छूटा हुआ है, और आपका क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड छूटा हुआ है, बैंक से रिलेटेड ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे। यानी कि कोशिश करता हूं कि मैं एक सप्ताह के अंदर आपका जर्नल कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जितना समय मैंने जर्नल में दिया उसका 1/4 भी बाकी सब चैप्टर सब में नहीं लगेगा, फटाफट वो कंप्लीट होगा, क्योंकि जर्नल में आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता है। ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लासेस। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।